नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने PSIR लेक्चर में। आज हम लोग फटाफट से एरिस्टोटल की जो थ्योरीज हमने पढ़ा था उसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म देखने से पहले आपको एक दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि हमें इसको लिखना कैसे है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस प्रकार से उस क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं और कितनी अपनी जानकारी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि अंततः आपको अपने क्वेश्चन पेपर के लिए आपके आंसर शीट में लिखना है और UPSC के लिए आपको लिखना है और कैसे ग्रेटर मार्क्स फेच करना है आपको, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो देखिए कि जितने भी हम लोग थ्योरीज पढ़े हैं एरिस्टोटल के, चाहे वो थ्योरीज ऑफ फैमिली हो या थ्योरी ऑफ स्लेवरी हो या थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हो, ये सबका क्रिटिसाइज किया गया है और इसे एक डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के द्वारा किया गया है। तो अगर मान लीजिए कि 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है, उसमें एरिस्टोटल की थ्योरी का क्रिटिसिज्म करना है आपको, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 4 से 5 पॉइंट डालेंगे तो आपका वो काम बन जाएगा और आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपके पॉइंट्स सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट से नहीं होने चाहिए, आपके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट या डिफरेंट थ्योरीज से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम मान लीजिए कि थ्योरी ऑफ स्लेवरी का हम लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं या एज ए होल हम लोग एरिस्टोटल की थ्योरीज का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम क्या क्या लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि फेमिनिज्म, जब हम लोग थ्योरी ऑफ वाइफ्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर जैसे कि उनका वीमेन पर जो विचार था कि वीमेन को तो हमेशा क्या करना चाहिए, हस्बैंड की कमांड को मानना चाहिए और उनको घर के अंदर रहना चाहिए, ये एरिस्टोटल ने कहा था। आपको याद होगा, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो अब इसको क्रिटिसाइज करना है तो कौन क्रिटिसाइज करेगा इसके, तो हमें फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को इसके आगे लाना पड़ेगा इनको क्रिटिसाइज करने के लिए, जो कि हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे फेमिनिज्म जब हम पढ़ेंगे। इसलिए बहुत सारे टीचर जो हैं वो एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म एरिस्टोटल के बाद जस्ट नहीं बताते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमने प्लेटो पढ़ा है और एरिस्टोटल अभी हमने ख़त्म किया है। तो अगर इसे डाइवर्स रूप से आपको क्रिटिसाइज करना है तो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए करवा रहा हूँ कि साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि थिंकर्स का थ्योरी कर रहे हैं और साथ साथ उसका क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। तो देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि जिनके यहाँ पे वीमेन का विचार था कि वीमेन को सिटीजनशिप नहीं देना चाहिए, सिटीजनशिप से एक्सक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग दो थ्योरी को पहले क्रिटिसाइज करेंगे कि जैसे कि थ्योरी ऑफ ऑन वीमेन जो था इनका, ऑन वीमेन। तो बहुत सारे जो फेमिनिस्ट हैं, तो यहाँ पे हमें कौन से स्कूल ऑफ थॉट की बात करनी पड़ेगी, फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब ये फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि जो आप एंशियंट पीरियड से जो चला आ रहा है, सबसे पहले तो वो एक टाइम पीरियड चेंज हुआ है। एंशियंट तो हम लोग मॉडर्न में आए हैं और मॉडर्न की बात ये करिए कि आजकल महिलाएं जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और फेमिनिस्ट ये बोलती हैं कि एरिस्टोटल ने बोला है कि वो सिर्फ और उनके में कोई विल नहीं होता, कोई पोजीशन नहीं होता, ये एरिस्टोटल ने बोला था। तो इसके अगेंस्ट फेमिनिस्ट ये आर्ग्यू देते हैं कि आपने कभी फीमेल्स को घर के 4 दीवारियों से आज़ाद ही नहीं किया। अगर आप उस समय भी उनको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देते तो वो पुरुषों के जो कंपैरिजन है उसमें वो अच्छा काम कर पाती, जैसे कि आज मॉडर्न युग में दिया जा रहा है। और जैसे जैसे हम लोग जो स्फेयर में वीमेन को चांसेस मिल रहा है वहाँ पे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रूलिंग की बात करते हैं कि वीमेन रूल नहीं कर सकती हैं, वीमेन अच्छा रूलर नहीं हो सकती, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे मॉडर्न पीरियड में हैं। जैसे कि आप वहाँ की चांसलर जो हैं, जर्मनी की चांसलर थी जो एंजेलिना मार्केल, आप उनके बारे में जानते हैं। या फिर आप मिडिवल पीरियड से विद इन इंडिया आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे रजिया सुल्तान जैसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अच्छे रूलर का एक भूमिका निभाया है। चाहे फिर रुद्रधम्मा देवी हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग मॉडर्न में आते हैं तो हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, सबसे आयरन लेडी उनको बोला जाता था। तो इस तरह से तमाम जगहों पर वीमेन अपने आप को प्रूव कर रही हैं और आगे भी करती, जहाँ जहाँ उनको स्पेस मिल रहा है वहाँ पे वो कर रही हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि उनके पास अपना विल नहीं है, अपनी पोजीशन नहीं है। ये फीमेल आर्गूमेंट करते हैं। वो आर्गूमेंट करते हैं कि यू हैव नेवर गिवन एनी पोजीशन टू द वीमेन, दे हैव ऑलवेज बीन कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स ऑफ द हाउसेस और इट्स टाइम टू फ्री देम।
और इसलिए फेमिनिस्ट मूवमेंट भी चला। उसके बाद बहुत सारे जो फीमेल्स हैं जैसे साइमन डी वेबर बात करते हैं कि जो वीमेन कोई जन्म से नहीं होता है, वो जेंडर और सेक्स की सेपरेशन की बात करते हैं। जब हम आगे की जो थ्योरीज देखेंगे, इसलिए मैंने बोला कि फेमिनिस्ट जब अब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर वो जेंडर और सेक्स के में सेपरेशन की बात बोलते हैं वो लोग। उन्होंने बोला कि सेक्स एज ए फीमेल तो हमें बाय बर्थ मिल जाता है, लेकिन उसे वीमेन को वीमेन बनाता है सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी ही उसे हर बार पिंच करती रहती है कि आप वीमेन हो, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो वीमेन गिव यू जेंडर एज ए फीमेल जेंडर। तो ये बात करते हैं कौन? साइमन डी वीवर। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है विद इन जो टाइम फ्रेम है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विक्टिमाइज हुई हैं वो कौन है? वीमेन। और इसलिए जो एक स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया था कि अरिस्टोटल वाज द एडवोकेट ऑफ द पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो ये एज ए हम लोग इनके क्रिटिसिज्म में यूज कर सकते हैं कि अरिस्टोटल वाज ए एडवोकेट ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, कि वो पितृसत्ता को बनाए रखना चाहते थे, और इस पर उनका क्रिटिसिज्म भी हम लोग करते हैं। तो ये हो गया कि वीमेन पे कैसे क्रिटिसिज्म किया गया है फेमिनिस्ट के द्वारा। तो जब भी आप आंसर लिखें तो आपको फेमिनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को मेंशन करना पड़ेगा, जो कि हम लोग आगे के भी क्लासेस में देखेंगे, वो कंसोलिडेट हो जाएगा आपका। अभी मैंने जितना बताया वो उतना पॉइंट आप रिकॉर्ड कर लें। दूसरी बात की ऑन स्लेवरी की बात है, तो यहाँ पर जो स्लेवरी की जो बात की जा रही थी कि इसको स्लेवरी को मेंटेन करना चाहते थे अरिस्टोटल। इसके अगेंस्ट में ये बात कही जाती है कि इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। यहाँ पर आप कांटियन फिलॉसफी को लेकर आ सकते हैं। इमैनुअल जो कांट हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कि इमैनुअल कांट बोलते हैं कि नो मैन शुड बी यूज्ड एज ए मीन्स टू फुलफिल द अनदर वंस नीड। कोई भी व्यक्ति एक साधन की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए दूसरे के इच्छा को पूर्ति करने के लिए। तो ये कौन बात बोलते हैं? कांट, इमैनुअल कांट एक लिबरल्स हैं। तो आप लिबरल्स की थ्योरी को इस्तेमाल करके आप स्लेवरी की जो थ्योरी थी इनकी अरिस्टोटल की, उसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये मॉडर्न जो एज है उसके जो थ्योरीज है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसके जो एथिक्स है, उसके मोरल के खिलाफ है। आप ये आर्गूमेंट दे सकते हैं अपने आंसर में। और ये कौन बोलते हैं? लिबरल्स। इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी थी, जो थ्योरी ऑफ स्टेट की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो इनकी थ्योरी ऑफ स्टेट की का भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। थ्योरी ऑफ स्टेट में इन्होंने क्या किया कि इंडिविजुअल को इन्होंने इन्फीरियर रखा और जो स्टेट है उसको सर्वोपरि माना, क्योंकि स्टेट ये बोलते हैं ना कि स्टेट हर एक ज़रूरतों को पूरी कर सकता है और इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेट टू स्टेट। क्योंकि इन्होंने बोला था कि पार्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है, वी शुड सी ऑन द फ्रेम ऑफ द फुल। ठीक है, जो इन्होंने ह्यूमन बॉडी की एनालॉजी दी थी, जो हम लोगों ने थ्योरीज में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो इसका क्रिटिसिज्म आता है, लिबरल्स के द्वारा ही क्रिटिसाइज किया जाता है। और वहाँ पर ये बोला जाता है कि अरिस्टोटल हैज एंड अप और वाज ए एडवोकेट ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? स्टेट को सबसे ऊपर रख रहे हैं। अरिस्टोटल, यहाँ पे ये बोला जाता है कि अरिस्टोटल ने ह्यूमन को सबऑर्डिनेट बना दिया, किसका? स्टेट का, और उन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी की बात नहीं की। तो ये जो लिबरल्स हैं वो क्रिटिसाइज करेंगे इनके थ्योरी ऑफ स्टेट के। ठीक है, उन्होंने लिबरल्स ये बोलते हैं कि ह्यूमन की ऑल डायमेंशनल जो डेवलपमेंट है उसके लिए ह्यूमन में इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जानी बहुत ज़रूरी है। यू कांट लेफ्ट ह्यूमन और इंडिविजुअल फॉर द सेक ऑफ स्टेट। आजकल मॉडर्न युग में क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट, दूसरी बात, ये तो पहली बात थी, दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अरिस्टोटल ने जो कहा था कि स्टेट इज कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम लोग आज के जो मॉडर्न काल में हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर मेनी नॉन स्टेट एक्टर्स ऑल्सो, लाइक कंपनीज, एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं।
और स्टेट कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी और नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि मीडियाज़ है, यहाँ ये सब किस में आते हैं, एनजीओज़ है, सिविल सोसाइटीज़ है। तो ये सब मिलकर काम करते हैं ह्यूमन नीड्स को पूरा करने में। सिर्फ स्टेट सक्षम नहीं है पूरे ह्यूमन नीड्स को पूरा करने में। तो हम लोग मॉडर्न युग में हम लोग देखते हैं क्या, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, नॉन स्टेट एक्टर्स। और नॉन स्टेट एक्टर्स में मैंने आपको क्या बताया कि एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो सिविल सोसाइटीज़ हैं लाइक एनजीओज़, ठीक है, मीडिया है, दे ऑल हैव अ ग्रेटर रोल टू प्ले इन आवर सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद लिबरल और क्या बात करते हैं, हमने आगे बात की कि इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी पीपल शुड बी गिवन द इंडिविजुअल लिबर्टी एट देयर इंडिविजुअल लेवल सो दैट दे कैन डेवलप फुली, दे कैन डेवलप देयर फुल फैकल्टी एट देयर इंडिविजुअल लेवल, और ऑल डायमेंशनल डेवलपमेंट हो पाए उनमें। ये कौन बात करते हैं, लिबरल्स बात करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। तो हमने देखा कि वीमेन के इशू पर कैसे फेमिनिस्ट इनको क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्टेट्स में ये लिबरल्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं। थ्योरी ऑफ स्टेट को और कौन कौन क्रिटिसाइज करते हैं, कम्युनिस्ट भी क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट क्या मानते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी मानते हैं। मार्क्स का कहना था ना स्टेटलेस सोसाइटी। तो कम्युनिस्ट जब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कम्युनिज्म पढ़ेंगे, फिर भी हम उसमें भी देखेंगे कि ये थ्योरी ऑफ स्टेट को कैसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट है इनका थ्योरी ऑफ जो सिटीजनशिप है, उसको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। और थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को कैसे कौन लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो यहाँ भी लिबरल्स क्रिटिसाइज करेंगे थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप की, क्यों, और ये बोलेंगे कि जो अरिस्टोटल का जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है वो बहुत नैरो है। थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, ये क्या बोलेंगे लिबरल्स की, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप ऑफ एरिस्टोटल इज वेरी नैरो। क्यों नैरो है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इससे एक्सक्लूड कर दिया, बिकॉज स्लेव्स वेयर एक्सक्लूडेड, ठीक है, वीमेन वेयर एक्सक्लूडेड। उसके बाद चाइल्ड एंड ओल्ड पीपल, ऑल्सो जो फॉरेनर्स हैं, they all are excluded from the citizenship. But modern concept of citizenship is based on the jus soli, आपको मैंने बताया था, and jus sanguinis, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है हर किसी को। वुमेन को भी सिटीजनशिप का राइट्स दिया गया है, चिल्ड्रन को भी सिटीजनशिप का राइट्स दिया गया है, बाई बर्थ दिया गया है, बाई सैंग्विनिस दिया गया। यहाँ तक कि जो फॉरेनर्स है दे कैन ऑल्सो सीक फॉर द सिटीजनशिप। और हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जैसे कि कितने तरीके से सिटीजनशिप दिया जाता है, तो बाई बर्थ दिया जाता है, बाई रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, बाई एक्विजिशन दिया जाता है, एंड नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट। तो हम लोग फॉरेनर्स को देखते हैं कि बाई रजिस्ट्रेशन ये, या बाई नेचुरलाइजेशन, या बाई एक्विजिशन और डिसेंट के तौर पर ये सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आपने पता होगा कि वो जो मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, ये जो गाना है अदनान सामी द्वारा गाया गया था। अदनान सामी जो पहले बहुत ज़्यादा मोटे हुए करते थे, अब बहुत पतले हो गए, तो उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप का दर्जा मिल गया है, और उन्होंने बाई रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन उनको ये दर्जा दिया गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट ये बताया गया है कि अगर आप इंडिया में 6 साल से ज़्यादा रह लेते हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर लिया और उन्हें सिटीजनशिप मिल गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अरिस्टोटल का जो कंसेप्ट था वो सिटीजनशिप का बहुत ज़्यादा नैरोली डेटेड था, नैरो था। लेकिन इसके सपोर्टर्स जो हैं अरिस्टोटल के सिटीजनशिप का, वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, ऑल्दो द सिटीजनशिप थ्योरी ऑफ द अरिस्टोटल वाज नैरो, बट एट दैट टाइम ही हैज़ गिवन ए कंसोलिडेटेड थ्योरी ऑफ द सिटीजनशिप। और उन्होंने एक प्रारूप रखा था, एक ड्राफ्ट रखा था कि किस तरह से सिटीजनशिप की थ्योरी होनी चाहिए, ठीक है।
तो हमने इतने सारी चीज़ें देखें कि थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को कैसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, थ्योरी ऑफ स्लेवरी को कैसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, थ्योरी ऑफ जो वीमेन था, फैमिली था, उसको क्रिटिसाइज कैसे किया जा रहा है, एंड थ्योरी ऑफ स्टेट्स को कैसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है अरिस्टोटल का। आप जब भी आप आंसर लिखें तो इतने डाइवर्स पॉइंट अगर आपके पास होगा, इतनी ज़्यादा डाइवर्स पॉइंट ऑफ स्कूल्स होंगे आपके पास, तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। अगर मान लीजिए कि हर एक पॉइंट पर भी अगर आपको एक एक मार्क्स भी मिल रहा है, 1.5 मार्क्स भी मिल रहा है, तो इंट्रोडक्शन का तो अलग 1 मार्क्स होता है, कंक्लूजन का 1 मार्क्स अलग होता है 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो 2 नंबर अगर आपने अच्छा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखा है तो उसके बाद 4-5 पॉइंट इसके डाले हैं तो आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो 10 में से आपके कम से कम अगर 6 मार्क्स आ जा रहे हैं तो ये सबसे बेहतर होता है, क्योंकि 60% मार्क्स मतलब कि टॉप क्लास में आता है। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो इधर से हम लोग, तो आज हमारे ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जो हमने अरिस्टोटल की जितनी भी थ्योरीज देखा तो वो समाप्त होता है। एज ए थिंकर अरिस्टोटल को हमने आज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर आएंगे वो हैं मैकियावेली, राइट। नेक्स्ट थिंकर विल बी मैकियावेली। मैकियावेली कहाँ के थे? ये इटली के हैं मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली इनका पूरा नाम है, ठीक है। और ये इटली के हैं और इन्हें फादर ऑफ यूरोपियन, ये कहाँ के हैं? एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। इटली के थे। आपको पता है कि भारत के जो मैकियावेली किसको कहा जाता है? हु इज़ द इंडियाज़ मैकियावेली? आप ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि इंडिया का मैकियावेली किसे कहा जाता है। इंडिया का मैकियावेली चाणक्य यानी कि कौटिल्य को कहा जाता है। अब हम लोग ये जो थ्योरी पढ़ेंगे इसके दौरान हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों कौटिल्य को इंडिया का मैकियावेली कहा जाता है, या फिर ये यूँ कह लें कि मैकियावेली को इंडिया का कौटिल्य कहा जाता है। तो ये जो इटली में ये जन्मे और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की बात आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे सेकुलरिज्म को भी डिस्कस करेंगे और ये यूरोपियन सेकुलरिज्म को इनको फादर क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ साथ इनको बोला जाता है पैट्रियोट, बोला जाता है पैट्रियोटिज्म जो होता है, तो इनको एक पैट्रियोटिक माना जाता है, ठीक है। यानी कि ये नेशन से बहुत ज़्यादा लगाव था इनको, किस तरह से नेशन बिल्डअप होना चाहिए। इनकी किताब आई थी द प्रिंस, इनकी फेमस बुक है द प्रिंस। तो इन सब के बारे में आगे आने वाले क्लास में हम लोग मैकियावेली में डिस्कस करेंगे। मैकियावेली को रियलिस्ट थिंकर माना जाता है। ही वॉज रियलिस्ट थिंकर। रियलिस्ट क्यों? क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि जो है उसमें आप बिलीव करो, उसको देखो, व्हाट इज़ पर फोकस करते हैं ये। जो कि आइडियलिस्ट जो होते हैं वो किस पर फोकस करते हैं? व्हाट आउट टू बी। ठीक है। तो जब मैकियावेली में हम लोग बात करेंगे तो इस सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैकियावेली उस टाइम पर आए हैं जब इटली में रेनेसा का पीरियड चल रहा था। रेनेसा का पीरियड समाप्त हुआ था, उसी समय मैकियावेली का वही टाइम फ्रेम है। तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।